इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने अब तक हार्ट, दिमाग, लिवर, कई वाइटल अंगों के बारे में, उनके रिप्लेसमेंट के बारे में, उनकी प्रत्यारोपण के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, पेट, आंत, सब बातों पे बात की, कैंसर पे बात की। अब के हम इस बार आज एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पर लोग देखते हैं बुढ़ापे में घुटने जवाब दे जाते हैं और आम बात होती जा रही है कि हमने घुटना बदलवा लिया। पहले तो कहावत थी घुटने टिकाना और घुटने में जान होना, लेकिन अब तो वो घुटना भी आर्टिफिशियल लगवाने लग गए लोग, और जो बेपनाह दर्द होता है उससे निजात मिल जाती है, ऐसा कहते हैं नी रिप्लेसमेंट से। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दो ऐसी विधाएं हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं हमारे समाज में। जिस तरह के रोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, उसको लेकर इनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप यादव। डॉक्टर संदीप यादव, आपका स्वागत है A1 टीवी चैनल पे। नमस्कार सर। डॉक्टर संदीप यादव ने नी रिप्लेसमेंट के यानी घुटने बदलने के और हिप रिप्लेसमेंट के 5,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं। और एक और विशेषता है उनकी जो हम आज बाद में जिस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये डॉक्टर साहब, क्यों ज़रूरत पड़ती है घुटना बदलने की और कब ज़रूरत पड़ती है हिप रिप्लेसमेंट की? जी सर, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं तो ये इस सदी की सबसे सफलतम सर्जरीज में से कुछ सर्जरी हैं जिनका मरीज़ को जितना फ़ायदा मिलता है, जितना मरीज़ को इसका बेनिफिट होता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उसके लिए। और मरीज़ जिस दर्द से, जिस बीमारी से पीड़ित रहता है, उससे पूरी तरह से उसको निजात मिल जाती है। कब ज़रूरत पड़ती है? हाँ, इससे पहले कि हम इस पे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट पे विस्तार से चर्चा करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि कब हमें इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इंडिकेशन की बात करूं या ज़रूरत की बात करूं तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो होता है वो होता है आर्थराइटिस, चाहे वो नी का हो या हिप जॉइंट का हो। अब आर्थराइटिस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसमें कोई भी जोड़, चाहे घुटना हो या कूल्हा हो, जिसमें खराबी आना, जोड़ में घिसावट आना, जिसको हम कॉमन रूप से एक आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। इसको यदि मुख्य रूप से मैं डिवाइड करूं तो दो भागों में हम इसको बांटते हैं। एक होता है डीजनरेटिव आर्थराइटिस, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। डीजनरेटिव आर्थराइटिस का मतलब होता है कि एक एज रिलेटेड, एक उम्र के साथ जोड़ में, चाहे वो कूल्हे का जोड़ हो या घुटने का जोड़ हो, उसमें घिसावट आनी शुरू हो जाती है। उसकी जोड़ की जो चिकनाई है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज बोलते हैं, वो कार्टिलेज उसकी धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाती है और उसका नॉर्मल जो उसकी विड्थ होती है, उसका डायमीटर होता है, उसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते ये कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। घुटने कटकट बोलते हैं। घुटने में से आवाज़ आने लग जाती है। जी, हाँ। और आवाज़ आने के साथ साथ जो घुटने की मूवमेंट है वो बड़ी पेनफुल हो जाती है। मरीज़ के लिए चलना फिरना बड़ा दुभर हो जाता है। उसकी डे टू डे एक्टिविटी, जो दिनचर्या के काम होते हैं, वो करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल एक सिंपल कार्टिलेज की घिसावट से स्टार्ट होके और ये बीमारी एक ऐसा रूप धारण कर लेती है कि मरीज़ का चलना फिरना, अपने डेली डे टू डे एक्टिविटी करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। दूसरी यदि मैं बात करूं आर्थराइटिस की, तो वो होती है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बचपन में भी हो सकती है, जवानी में भी हो सकती है। उसमें यदि मुख्य रूप से मैं बात करता हूं तो उसमें जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है। इस तरह की बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर जो जॉइंट की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम झिल्ली कहते हैं, उस झिल्ली में सूजन आ जाती है और उस सूजन की वजह से धीरे धीरे करके कार्टिलेज खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं जो अल्टीमेटली हमारी जॉइंट की कार्टिलेज को खराब कर देती हैं और धीरे धीरे वो जॉइंट खराब हो जाता है। सबसे यदि कॉमनली मैं बात करता हूं तो दो जॉइंट हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं आर्थराइटिस में।
यदि मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करता हूं, जो कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, तो उसमें मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा जो होता है वो नी जॉइंट होता है। आप अपने आसपास की दुनिया में, अपने समाज में देखेंगे कि हर दूसरा से तीसरा आदमी जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या 60 साल से ज़्यादा है, हर आदमी आपको नी पेन की कंप्लेन करता हुआ मिलेगा। तो वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है। स्पेशली महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ये समस्या थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चों को दूध दूध पिलाती हैं, कैल्शियम जाता है बॉडी से, मेरे ख्याल से काफ़ी ये वजह भी है। बहुत सारे कारण हैं, एक पर्टिकुलर कारण को ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये भी इनमें से एक कारण है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा कारण है इसका, पुअर डाइट, एक्सरसाइज नहीं करना, और सबसे ज़्यादा जो एक प्रिवेलेंट फैक्टर है वो है ओबेसिटी, मोटापा। जी। मोटापे की वजह से जो घुटने हैं हमारा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे उसमें वियर एंड टियर स्टार्ट होते हैं और वो डैमेज हो जाती है। हाँ, जो घुटना मान लो 70 किलो वजन उठाने के लिए तैयार है, उस पर आपने 100 किलो डाल दिया और रोज डल रहा है, और रोज चलने में, सीढ़ी चढ़ने में हर वक्त उस पर वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, 1.5 गुना, तो उसको, उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी और उसकी डैमेजेस भी बढ़ेगी। उसके डैमेज, जी, सीधी भाषा में जनता को कहा जाए तो ये कि अपना वजन कम कीजिए, घुटनों की जो सामर्थ्य है उतना शरीर का वजन रखिए, तो शायद ये नहीं होगा। और अगर घुटनों की सामर्थ्य से ज़्यादा शरीर का वजन रखा तो घुटने आपका बोझ उठाते उठाते एक दिन जवाब देने लगेंगे, और उस दिन आपको जरूरत पड़ेगी अपने घुटने बदलने की, नी रिप्लेसमेंट की। और फिर उस नी रिप्लेसमेंट के जरिए, ये नी रिप्लेसमेंट होता है तो ये तो कोई स्टील का बना हुआ होता है, किस चीज़ का बना होता है सर? इसमें मेटल होती है। हम मुख्य रूप से यदि बात करते हैं तो 2 तरह की मेटल इसमें इम्प्लांट के उसमें बनाने में इस्तेमाल होती हैं। एक कोबाल्ट क्रोम एलॉय होता है और दूसरा टाइटेनियम। तो दोनों तरह के इम्प्लांट्स हमारे पास आते हैं, और टाइटेनियम का ही बनता है। टाइटेनियम के भी इम्प्लांट बनते हैं और कोबाल्ट क्रोम एलॉय के इम्प्लांट्स बनते हैं। और उस दोनों इम्प्लांट, जो एक फीमर जो ऊपर का हमारी जांग की हड्डी है होती है उसमें फिट होता है, और एक नीचे जो हमारी लेग बोन होती है, टिबिया जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर फिट होता है। उन दोनों के बीच में पॉलीइथाइलिन जो हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है और जिसके अंदर वियर एंड टियर कम होते हैं, वो दोनों के बीच में मूवमेंट के लिए डाला जाता है। जी, तो ये घुटना निकाल देते हैं जो बना हुआ है, भगवान का दिया हुआ? इसमें सर घुटने को हम पूरी तरह से नहीं निकालते हैं, लेकिन जितना कार्टिलेज, जितना घुटना हमारा डैमेज हुआ है तो उसको रीसरफेसिंग करते हैं। एक तरह से उसका जो डैमेज हुआ पार्ट है, डैमेज हुआ हिस्सा है, जो कार्टिलेज जो डैमेज हो गई, उसको हम इतनी जगह क्रिएट करते हैं जहां हमारा इम्प्लांट फिट हो जाए और वो स्पेस वापस मेंटेन हो जाए जितना स्पेस घुटने में पहले से था, ताकि उसकी मरीज़ की जो नॉर्मल मूवमेंट है घुटने की, जो 0 to 140-150 डिग्री की जो मूवमेंट होती है, वो वापस हमारी अचीव हो जाए और मरीज आराम से अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर। बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में कितने दिन लगाती है? इसका जो रिकवरी टाइम की यदि मैं बात करता हूं, तो जैसे हम ऑपरेशन के 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर नेक्स्ट डे हम पेशेंट को खड़ा करके किसी असिस्टेड डिवाइस, यानी कि कोई वॉकर है या कोई केन है, उसकी हेल्प से मरीज को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो वॉकर या इसका इस्तेमाल हम मरीज़ को लगभग 2 सप्ताह के लिए ये बोलते हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए, और 2 सप्ताह के बाद मरीज़ इंडिपेंडेंटली अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। यदि मैं रिकवरी की बात करता हूं तो मोटे तौर पर यदि मैं बात करूं तो लगभग 6 वीक्स, यानी कि 1.5 महीने के अंदर मरीज़ की रिकवरी 80% हो जाती है। 80% तक मरीज़ वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, और जो बची हुई 20% रिकवरी है वो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में वो रिकवरी होती रहती है, स्लोली। ऐसा भी होता है बॉडी एक्सेप्ट करने को मना कर देती है इस कृत्रिम घुटने को? बहुत ही रेयर केसेस में मैं कहूँ तो उसमें मेटल एलर्जी की एक प्रॉब्लम होती है, जो निकल के अगेंस्ट या किसी मेटल के अगेंस्ट एक एलर्जी होती है, वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। उसमें भी हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। उन स्पेसिफिक केसेस में हम स्पेशल इम्प्लांट, जिनको हम गोल्ड नहीं कहते हैं, या कुछ स्पेशल मेटल के इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं जिसके रिएक्शन नहीं हो उस पर, जिससे उस मरीज़ को उस चीज़ की रिएक्शन ना हो और कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बट बहुत ही एक रेयर एंटिटी है, वो इतना कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, इससे जब ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो वो सब दर्द वर्द सब खत्म हो जाते हैं जो पहले हो रहे होते हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मरीज़ हमारे पास जितने भी आते हैं उनके यही सवाल होते हैं कि हमारे पड़ोस में किसी ने करवाया था, उसका ठीक नहीं हुआ, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई। 95% पेशेंट्स जो हमारे नी रिप्लेसमेंट के होते हैं
उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो हम मरीज़ को बताते हैं, ऑपरेशन से पहले भी हमारा एक सेशन होता है मरीज़ के साथ, उसके डिस्कशन के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं, उसमें भी हम मरीज़ को यही बताते हैं कि आपको 95% जो आपका पेन अभी जो हो रहा था इससे पहले, जोड़ प्रत्यारोपण से पहले जो पेन हो रहा है आपको, उससे आपको निजात मिल जाएगी और आप अपनी दिनचर्या, डे टू डे एक्टिविटी बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के आप अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो नी रिप्लेसमेंट की बात है। अब ये जो अपन हिप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, कूल्हे की हड्डी बदलने की, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है? हिप रिप्लेसमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो जैसे हमने बात करी डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो नी जॉइंट में बहुत कॉमन है, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन की यदि हम बात करते हैं तो हिप के अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो इतना कॉमनली नहीं देखने को मिलता है। हिप के अंदर जो आर्थराइटिस होता है वो ज़्यादातर केसेस में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें प्राइमरी कोज कारण कुछ और रहा होता है। यदि मैं बात करूं यंग एज में हिप के आर्थराइटिस की, जैसे हमें देखने को मिलता है कि 20 इयर्स के पेशेंट को या 25 इयर्स के पेशेंट को हिप में आर्थराइटिस हो गया, उसका हिप जॉइंट खराब हो गया, तो इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है AVN, जिसको हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। उसमें उस केस में क्या होता है कि जो हमारे हिप जॉइंट की जो बोन होती है, जो कूल्हे का जो गोला जिसको हम बोलते हैं, जो फीमोरल हेड होता है, उसके अंदर वास्कुलर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसके अंदर खून का दौरा, खून का प्रवाह जो होता है कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो हड्डी अंदर से गलनी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी हो, कोई बीमारी की वजह से हो, या कोई हम यूजुअली देखने को मिलते हैं कि जो लोग रेगुलर दौड़ते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, हाँ, जो जी, जिनका जिम जाने का जिनको हाँ, बहुत वो लेते ज़्यादा- हैं स्टेरॉइड, वो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में ये कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, जो अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट में लैंड अप होता है और उसको हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक कारण हुआ एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसके अलावा यदि मैं हिप की बात करूं तो हिप जॉइंट में दूसरे जो कारण होते हैं वो फ्रैक्चर्स की वजह से। जो हिप जॉइंट जो होता है वो हमारा दो हड्डी से मिलकर बनता है। एक पेल्विक बोन होती है जिसको हम एस्टाबुलम, जिसका एक पार्ट होता है एस्टाबुलम, जो एक ऐसे कप नुमा स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा होता है फीमोरल बोन, जिसका हेड फीमर उसके साथ आर्टिकुलेट होता है। ये बेसिकली एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो एस्टाबुलम के जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो यदि प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो या फिर उसको टाइम पे मैनेज नहीं किया जाए तो जॉइंट की जो इरेगुलरिटी आने की वजह से जॉइंट में घिसावट हो जाती है और इस तरह से मरीज को सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो इन केसेस में हमें हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। हिप में भी रिप्लेसमेंट के बाद बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है या कुछ? हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सफल सर्जरीज में गिनी जाती है, सदी की सबसे सफल सर्जरीज में गिनी जाती है हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद सेम हम पेशेंट को 24 घंटे के अंदर पेशेंट को वापस चलाना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में वॉकर के साथ चलाते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे 2 वीक्स के अंदर पेशेंट अपना बिना किसी सपोर्ट के चलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी रिकवरी का टाइम नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी से थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ के हिप के अराउंड मसल्स और वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हिप की रिकवरी नी की रिकवरी की तुलना में थोड़ी सी फास्ट होती है। वो सपोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल मसल्स का सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर, में नी और हिप रिप्लेसमेंट जोड़ प्रत्यारोपण पर बातचीत का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द हाजिर होंगे और डॉक्टर संदीप यादव से बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेलो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं घुटने बदलवाने की, हिप रिप्लेसमेंट की, डॉक्टर संदीप यादव के साथ, जो महात्मा गांधी अस्पताल में हिप और नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ हैं जयपुर में, और 5000 से ज़्यादा ऑपरेशन अब तक
अपनी लाइफ में कर चुके हैं। डॉक्टर संदीप, ये जो कूल्हे की हड्डी बदलती है जो आपने बताया और घुटने की हड्डी बदलती है, इन हड्डियों के गलने में कुछ दवाओं का भी योगदान, स्टेरॉइड के अलावा? एंटीबायोटिक बहुत लेते हैं लोग, या उम्र के साथ कैल्शियम कम होता चला जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेते। अगर सप्लीमेंट लें कैल्शियम का तो शायद इससे बचा जा सके। और बहुत सी एंटी एलर्जिक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, क्या उनका भी कोई असर होता है हड्डियों पर? जी सर, देखिए इसमें जो हड्डी को गलने की जहाँ तक बात आती है तो उसमें स्टेरॉइड एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या किसी क्वैक के प्रिस्क्रिप्शन पे हम स्टेरॉइड्स खाते हैं, वो एक हड्डियों के गलने में और जॉइंट को ख़राब करने में काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ओस्टियोपोरोसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें एक उम्र के साथ हड्डियां खोखली हो जाती हैं, अंदर से हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। उसके अंदर जो मजबूती है वो धीरे धीरे कम पड़ना स्टार्ट हो जाती है। वो एक एज रिलेटेड भी है और कई ऐसी क्रोनिक इलनेसेज होती हैं, जैसे कोई क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज़ है, मैं कहूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड लेना पड़ता है, तो उन लोगों में धीरे धीरे ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। दूसरा, पोस्ट मीनोपोजल, यदि हम फीमेल की बात करें तो मीनोपोज के बाद बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस इस तरह के होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे हड्डी खोखली होने की वजह से, हड्डी कमज़ोर होने की वजह से जो जॉइंट का जो स्ट्रेस होता है, जॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को हड्डी इतना झेल नहीं पाती है और वहाँ कहीं न कहीं उस हड्डी की वजह से जोड़ के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की कमी कहाँ तक जिम्मेदार है इसके लिए? ये भी एक ऑस्टियोपोरोसिस का ही एलिमेंट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपीनिया होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो भी ईयरली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, और विटामिन डी या एक कैल्शियम की कोई डेफिशिएंसी है तो उसके हिसाब से अपने को सप्लीमेंट्स लेने धूप में नहीं बैठना चाहिए, सूरज की धूप में, विटामिन डी के लिए? बिल्कुल, जो अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है वो भी फ़ायदेमंद रहती है इसके लिए, और जितना हो सकता है उतना उसको यूज़ करना चाहिए, और उससे इस चीज़ में बिल्कुल विटामिन डी प्राप्त होता है बॉडी को सूरज की धूप से, और उससे कैल्शियम आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब होता है। बिल्कुल। अदरवाइज आप कैल्शियम की दवाइयाँ लेते रहेंगे और एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन डी की कमी रहेगी, तो उसका कोई मेरे ख्याल से असर नहीं होगा। बिल्कुल, जब भी हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो साथ में हम विटामिन डी देते हैं, विटामिन डी भी ऐड करते हैं। उसमें कई बार तो मिलावा ही आता है साथ के साथ, बिल्कुल, कई सेशे आते हैं उनमें ऑलरेडी होता है। बिल्कुल। तो विज्ञापन भी आता है टीवी पे कि दूध देती हो, विटामिन डी नहीं है उसमें, ऐसा विज्ञापन भी चैनलों पे चलते रहते हैं। तो खैर, मतलब ये कि उम्र के साथ साथ जब हड्डियाँ खोखली होती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपके घुटने और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो विटामिन डी की कमी को चेक कराएं और कैल्शियम की कमी को चेक कराएं, और ये दोनों है तो इसका उपाय करें, तो शायद आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों कमियां बढ़ती गई तो एक दिन आपको घुटना बदलवाना पड़ेगा, एक दिन आपको कूल्हे का जोड़ बदलवाना पड़ेगा। और ये उम्र से होने वाली बीमारियां हैं, बाकी बीमारियों से भी कुछ होता है, वो डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन उम्र से होने वाली बीमारी से कुछ हद तक बचा जा सकता है उपाय करके, आपके खान पान से, दवाइयों से, उससे बचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आपके परिचय में आपने चंडीगढ़ में पीजी किया वहाँ से, और एम्स में भी आपने पढ़ाई की, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में। आपके उसमें लिखा था कि आप हिप जॉइंट के और इसके तो विशेषज्ञ हैं ही, साथ में एक टर्म थी पेल्वी एसी ट्यूमर, ऐसा कुछ नाम मैंने पढ़ा था, उसके विशेषज्ञ हैं। वो क्या चीज़ होती है पेल्वी एसी ट्यूमर? सर देखिए, पेल्वी एस्टाबुलर सर्जरी, पेल्वी एस्टाबुलर सर्जरी क्या होता है कि हमारी जो पेल्विक बोन होती है, हमारी जो कूल्हे की जो हड्डी होती है जी, इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। उन दोनों को कनेक्ट करते हुए बीच में एक सैक्रम नाम की हड्डी होती है जी। तो ये जो हमारी पेल्विक बोन होती है, पेल्विक गर्डल जो जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का जी, उसको हमारे लोअर पार्ट, जो लोअर लिम्ब है, हमारे पैर हैं, उनके साथ इसका कनेक्शन करवाती है। जी जी। तो ये एक शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण हड्डी है जो दोनों
हिस्सों के बीच में, अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में रहती है। जी। तो जितनी भी हमारी मूवमेंट होती है, चाहे हम रनिंग करते हैं, हम चलते हैं, तो सारी मूवमेंट पेल्विक गर्डल के ऊपर होती है। तो ये एक तरह से वेट बीयरिंग एरिया है। वजन इस हिस्से पे, पूरे शरीर का जो अपर बॉडी पार्ट है हमारा, पूरे हिस्से का इसके ऊपर वजन आता है। तो ये इसकी एक थोड़ी सी जटिल संरचना, यदि मैं उसकी एनाटमी की बात करूं तो थोड़ा सा जटिल होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। यदि मैं बात करता हूं तो यूरिनरी ब्लैडर हमारा होता है, फीमेल में गर्भाशय यहाँ पे होता है। बाकी खून की नसें यदि अपन बात करते हैं तो फीमोरल आर्टरी है, वेन है, बहुत सारी वाइटल स्ट्रक्चर्स इस हड्डी के आसपास होती हैं। तो इस हड्डी को समझना, इस हड्डी को ऑपरेशन करना बाकी हड्डी की तुलना में थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वाइटल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब भी आप ऑपरेशन करते हैं तो आप हमेशा आपको ये रिस्क रहता है कि कोई ऐसी वाइटल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो जाए, क्योंकि हड्डी तक पहुँचने के लिए आपको उन सारी चीज़ों के बीच में से निकल के जाना होता है। हड्डी जो होती है वो शरीर में सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है, सबसे गहरी जगह पे, सबसे अंदर के हिस्से में हड्डी होती है। तो इसलिए ये एक जटिल सर्जरी मानी जाती है। और ऑर्थोपेडिक्स की यदि मैं बात करता हूँ तो ये अभी तक का, नॉट ओनली इन इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे लीस्ट अंडरस्टूड पार्ट है ऑर्थोपेडिक्स में पेल्विक एस्टाबुलर सर्जरी। दुनिया में पेल्विक एस्टाबुलर सर्जरी। तो बड़े ऑर्थोपेडिक्स में भी बहुत कम सर्जन होते हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, इस तरह के जटिल जो ऑपरेशंस हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली में मेरे को प्रशिक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे टीचर्स ने, उनके थ्रू मैंने ये सब चीज़ें सीखा। तो इसमें जो फ्रैक्चर होता है, हाई वेलोसिटी ट्रोमा, या तो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर फॉल फ्रॉम हाइट होता है। हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर जाने की वजह से कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाते हैं। उस फ्रैक्चर को यदि हम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में मरीज का चलना फिरना और बाकी काम करना बहुत ही दुभर हो जाता है, क्योंकि सारा शरीर का वजन इस हिस्से से पास होके जाता है। तो उस जटिल बोन का एक जटिल ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और इसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जी। तो ये एक पेल्विक बोन के बारे में। और आजकल की यदि मैं बात करूं तो जेरियाट्रिक पेल्विक एस्टाबुलर फ्रैक्चर्स, जेरियाट्रिक का मतलब जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। हमने पहले भी बात करी कि ऑस्टियोपोरोसिस इतना कॉमन हो जाता है उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, तो हड्डी हल्की सी चोट लगने के बाद भी टूट जाती है। यदि आप बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाते हैं या हल्का सा आप रोड पे चलते हुए गिर गए, कूल्हे की हड्डी तो बहुत आसानी से टूटती है, बहुत आसानी। बूढ़ों की तो बहुत जरा सा बाथरूम में स्लिप हुए और कूल्हे की हड्डी गई। बिल्कुल, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस एक मुख्य कारण है उस हड्डी के फ्रैक्चर का। तो जीरियाट्रिक एज ग्रुप के जो एस्टाबुलर फ्रैक्चर्स हैं या पेल्विक फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल। तो पहले ये होता था कि भाई 50 साल से उम्र ज़्यादा है या 60 साल से उम्र ज़्यादा है तो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप इसको आपने भी सुना होगा कि ट्रैक्शन लगा दिया, खींच लगा दिया और रेस्ट करने के लिए बोल दिया। तो उस कंडीशन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं तो डीवीटी होने का रिस्क रहता है। डीवीटी का मतलब होता है कि खून की नसों में थक्का जम जाता है। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की यदि मैं बात करूं तो चेस्ट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चेस्ट लेटे लेटे चेस्ट में कंजेशन, चेस्ट में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के मरीज़ हमारे पास आजकल बहुत आ रहे हैं और जिनको सर्जरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पेशेंट को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, ऑपरेशन के अगले दिन से ही हम पेशेंट को बिठा देते हैं या वॉकर की हेल्प से उसको खड़ा करके चला देते हैं। तो जो मोर्बिडिटी है, जो फ्रैक्चर की वजह से जो मोर्बिडिटी पैदा हुई थी उससे हम बच सकते हैं, उसको हम डीवीटी होने से बचा सकते हैं, उसको हम चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है इस चीज़ को समझने का कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। इस फ्रैक्चर को यदि प्रॉपर तरीके से ऑपरेट किया जाए तो फिर हमें फ्यूचर में इसके कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं और आने वाले समय में मरीज एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि ये जो जोड़ का प्रत्यारोपण हुआ घुटने का, मान लो, तो एक तो ये आम बात है ये घुटना 2 साल चलेगा, 3 साल, ऐसे लोग बातें करते रहते हैं तो फिर बदलवाना पड़ेगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, ऐसा कुछ होता है क्या, या लग गया तो ठीक है वही चलता रहेगा? ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है और हम बहुत जितने भी हमारे पास मरीज आते हैं रिप्लेसमेंट के, वो ये सवाल बिल्कुल पूछते हैं कि साहब ये कितने दिन चलेगा। तो मैं इससे पहले कि अपन इस सवाल पे जाएं, मैं एक बेसिक नी के बारे में आपको कुछ बेसिक एनाटमी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो घुटने का जोड़ होता है उसके अंदर
3 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम लेटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, और तीसरा पार्ट होता है पटेलोफीमोरल जॉइंट, जो हमारे आगे घुटने के आगे एक छोटी हड्डी होती है जिसको गोल गोल जो हड्डी होती है जिसको हम पटेला कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं नी जॉइंट को। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो हम बात कर रहे थे, तो वो जो बीमारी स्टार्ट होती है वो हमारे अंदर वाले अंदरूनी हिस्से में मीडियल कंपार्टमेंट में सबसे पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का वेट होता है वो उस हिस्से से होके गुजरता है और उस हिस्से पे एक्स्ट्रा वेट पड़ता है, जिसकी वजह से वो कार्टिलेज हमारी धीरे धीरे घिसनी स्टार्ट हो जाती है और उसमें घिसावट आने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में जब बीमारी होती है तो सिर्फ यूनी कंपार्टमेंट यानी कि सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट का डिजीज होता है। इसमें जब हम मरीज को ऑपरेशन एडवाइज करते हैं तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उसमें हम सिर्फ जितना पार्ट डैमेज हुआ है, मीडियल पार्ट, यदि मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस है तो उसमें मीडियल कंपार्टमेंट को ही रिप्लेस करते हैं, जिसको हम यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट UKR बोलते हैं। ये एक इस सर्जरी के बारे में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, जब तक पूरा घुटना खराब नहीं हो तब तक ये है, वो बिल्कुल गलत है। ये एक डेफिनेटिव सर्जरी है और इसकी भी लाइफ जो होती है, लॉन्जेविटी जो होती है, वो उतनी ही होती है जितनी टोटल नी रिप्लेसमेंट की होती है। ये इनफैक्ट उससे भी अच्छा ऑपरेशन होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हिस्सा आपका डैमेज हुआ, वो आपने रिप्लेस कर दिया, बाकी आपके लिगामेंट्स हैं, बाकी आपका जो जॉइंट है ओरिजिनल प्रकृति का दीवार चल रहा है, फिर बिल्कुल ओरिजिनल रहता है वो जी। तो ये होता है यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। अब बात आती है कि मान लो हमारे 3 कंपार्टमेंट जैसे मैंने बताए, उसमें से मान लो 2 कंपार्टमेंट खराब हो गए या 3 कंपार्टमेंट ही खराब हो गए जिसमें एडवांस्ड आर्थराइटिस हो गया मरीज को, तो उस केस में हमारे पास फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट का ही ऑप्शन रहता है। तो उसमें हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट की यदि मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं या लॉन्गेविटी की बात करूं, तो हम रूटीनली जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो लिटरेचर कहता है, जो हमने हमारे पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है, तो 15 से 20 साल की इसकी एक एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। एक बार घुटना लग गया तो 15 साल तो चलेगा। 15 से 20 साल इसकी लाइफ होती है। और इसमें क्योंकि ये भी एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है, जो मैंने आपको बताया कि दोनों इम्प्लांट के बीच में एक पॉलीइथाइलिन, जो एक हाईली क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलिन होता है, वो बीच में डलता है, तो उसके अंदर वियर एंड टियर होते हैं, तो वो एक टाइम के बाद उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवीजन सर्जरी भी उतनी ही सक्सेसफुल है जितनी प्राइमरी सर्जरी है। तो उसको वापस इंजेक्ट कर देते होंगे। बिल्कुल। यदि आपका घुटना 15 साल के बाद या 20 साल के बाद वापस पेन उसमें यदि होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको रिवीजन सर्जरी करके उसको वापस से चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई एहतियात बरतना चाहिए? आपने घुटना बदलवाया, कूला बदलवाया तो? बिल्कुल, एहतियात की यदि मैं बात करता हूं तो एज सच कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप अपनी डे टू डे लाइफ है उसको नॉर्मली आप जी सकते हैं, जितना मर्जी आप यदि मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, इवनिंग वॉक करना चाहते हैं, आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी आप चलना चाहते हैं उतना चल सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हम लेने को बोलते हैं, स्पेशली कि जो हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो जंपिंग हो या कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, वो यदि आप कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है। आर्टिफिशियल चीज़ की अपनी एक लाइफ होती है, लाइफ है, सीमा है, उसकी वजन सहने की भी एक सीमा होती है। तो यदि आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसको विग्रसली उसको यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें वियर एंड टियर जो होते हैं, उसमें आप क्षमता बढ़ा भी नहीं सकते। हाँ, बॉडी में तो कई बार कम उम्र में लोग बढ़ा भी लेते हैं क्षमता, हड्डियों की, मांसपेशियों की। इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है, जैसी है वैसी रहेगी, लिमिट फिक्स, निर्जीव। तो आप नॉर्मल अपने काम करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी काम कर सकते हैं, कितना भी चल सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रेसफुल, जो हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, वो आपको अवॉइड करने चाहिए और उससे आपको बचना चाहिए। इसीलिए जैसे यंग एज में यदि हम, जैसे हिप रिप्लेसमेंट की बात करूं मैं यदि, तो यदि यंग एज में जिस पेशेंट को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, उसमें वियर एंड टियर होने के चांसेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पीपल। तो वो एक यही कारण रहता है कि वो उसको यूज उसी हिसाब से ज़्यादा करता है, तो उसमें वो दिक्कत। तो आज हमने बात की घुटने बदलने को लेकर, कूल्हे की हड्डी बदलने को लेकर, उसकी सर्जरी को लेकर, और देखा कि कैसे निर्जीव घुटना, निर्जीव कूल्हे की हड्डी सजीव इंसान को गति देती हैं, उसकी ज़िंदगी में गति को बनाए रखती हैं, उसकी पीड़ा का हरण करती हैं। उनकी क्या उम्र होती है, क्या एहतियात बरतने चाहिए,
कैसे उनका ऑपरेशन होता है। डॉक्टर संदीप यादव आज हमारे साथ थे, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज A1 टीवी के दर्शकों को आकर इतनी जानकारियाँ दी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर।